कैसर बंगाली साहब ने बात तो ठीक की है। अब 40 लाख रुपए पर डे, शुरू में हमारा कर्जा बढ़ा, फिर 55 अरब बढ़ा, अभी पिछले 4 महीनों में 4000 अरब कर्ज बढ़ गया है। अभी सूद की बात ना कीजिए, सिर्फ 4000 अरब कर्ज पिछले 4 महीनों में जो रिपोर्ट हो रहा है। तो सर, हमें सर्वाइवल के लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारा अदारा हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा कि हमें अथॉरिटी दे दें, तो वो जो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स देना आसान होगा, या एक्सपेंसेस कम करके हम सरवाइव करेंगे? जी, पहले तो जो आज तरह आपने जिक्र किया कि मेन जो है इनकम बढ़ाना, एक्सपेंस कट करना इज नॉट आइडियल। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि हम इनकम के एवेन्यूज नहीं होते, तो वो फिर एक्सपेंस कट पे आ जाता। और जिस तरह आपने अपनी रिट पिटीशन का जिक्र किया, वो एक बेहतरीन मोड ऑफ अमेनिटीज अगर वो हुकूमत अपना लेती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर हुकूमत कोई चीज अपनाती भी, देखें औरंगजेब साहब HBL के प्रेसिडेंट रहे, बाहर से आए हैं, इनका भी एक्सपोजर है, उनको भी आप देखें ना आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन कर रहे हैं। वो एहसन इकबाल साहब ने प्लानिंग कमीशन का जो है वो पिछले दिनों उनसे ले लिया वापस, जो एक डिवीजन था वहां से ले लिया। अब देखे कैसर बंगाली साहब, वो जो इतने रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने बड़े रिफॉर्म भी किए, कॉलम भी लिखते, वो भी आखिर में क्या हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। असल में अपनाने, हुकूमत तो चीजें ले आती है, अपना लेती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती क्योंकि इनकी नेक नियत ही नहीं होती। और नेक नियत क्यों नहीं होती? क्योंकि लोगों को खुश करना होता है। बंगाली साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक की बात कही, एक क्रिटिकल चीज की, कि हमने जब इनको लिखा कि आप इन मिनिस्ट्रीज में अपने खर्चे कम करें, तो ये एग्री कर गए। लेकिन किस बात पे एग्री कर गए? इन्होंने कहा हम इतने चपड़ासी निकाल लेंगे, हम इतने टी बॉय निकाल लेंगे, हम जो है इतने क्लर्क निकालेंगे। अफसर को हाथ तक नहीं लगाया। तो वो कहते हैं कि अगर आपने, असल तो अफसरान है ना, उनकी गाड़ियां हैं, उनके घर हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनको आपने राइट साइजिंग करनी। आपने बेचारा जो कि 15-20 हजार रुपए महीना ले रहा है, आपने उसको निकाल दिया। अफरीदी साहब, यहाँ पे एक और भी बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, दुबई में बेनज़ीर साहिबा एक मीटिंग में, उनके साथ दोस्त है कुछ, एक मीटिंग में बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मेरे लिए सबसे बड़ा इशू इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में ये था कि जो सरकारी अदारे का क्लर्क है वो इस तरीके से मैनेज करता है चीज़ों को कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उस फाइल को आगे मूव नहीं कर पाती। तो आपकी बात जो ये ठीक है, अगर शहबाज शरीफ साहब करना भी चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, वो खुद तो नहीं करेंगे ना, वो पर्टिकुलर अदारे के जो लोएस्ट लेवल का क्लर्क है जिसने फाइल मूव करानी है, फाइल पे साइन करने हैं या फाइल पे कमेंट्स देने हैं, तो हमारे सिस्टम में तो उसने अगर नेगेटिव कमेंट्स दे दिए तो वो फाइल ऊपर तक नेगेटिव जानी है, अगर पॉजिटिव दे दिए ऊपर तक पॉजिटिव जानी है। लेकिन जब करने पे आए तो शहबाज शरीफ साहब का नाम स्पीडो रखा हुआ है कि स्पीड स्पीड स्पीड, करना है तो स्पीड है, जब कोई चीज रुक जानी है तो रुक जानी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, वो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की बेनजीर साहिबा की। इस पे मैं एक आपको वाकया याद दिला दूं, हो सकता है आपने सुना, काफी रिपोर्टेड था 80s में। ज़िया-उल हक साहब जो थे वो गए थे हमारे ये सिंध में, थर के इलाके में, तो वो वहां पे स्पीच दे रहे थे। तो कुछ अमायदीन जो है वो आए, उन्होंने कहा हमारे एक बड़े मसले मसाइल ये हैं कि हमारे औरतें और बच्चे जाते हैं काश्तकारी के लिए या मजदूरी के लिए बॉर्डर के उस पार, यानी हिंदुस्तान का जो स्टेट है राजस्थान, उधर जाते हैं, वहां पे वो काम करते हैं और लौट आते हैं। लेकिन कुछ महीनों से रेंजर्स ने और उन्होंने हमें रोक दिया है और कह रहे आप ना जाए। तो और ये हमारा, अगर आप हमें अलाउ कर दें, कोई हमें पास दे दें, हमने कोई ना कोई स्मगलिंग करनी है, कोई ना सिर्फ मेहनत पेट पाल। तो ज़िया-उल हक साहब ना बड़े मायूस अंदाज से हंस पड़े। उन्होंने कहा मैं पिछली दफा भी आपके पास आया था और आपने पिछली दफा भी यही मसला आइडेंटिफाई किया था, और जैसे ही मैं इस्लामाबाद गया तो मैंने कंसर्न मिनिस्ट्री को कहा कि आप इसके लिए एक अप्रूवल नोट करें कि इनको एक NOC दें, जो जाते हैं सर्टिफिकेट, और वो वहां पे हिंदुस्तान जाया करे, दिन भर दिहाड़ी लगाए और वापस आ जाए। तो जब सेक्शन अफसर समरी बयान लिखने लगा तो उसने कहा ये तो चले प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर हैं, लेकिन नीचे लिख दिया नोट करके कि इसके आने से स्मगलिंग बढ़ेगी, इसकी वजह से टेररिज्म बढ़ेगा, रॉ के एजेंट्स आएंगे, ये चीजें लिख दी। तो उसने मूव फॉरवर्ड कर दी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी ने नोट देगा, उसने भी कहा यार कल कुछ हो गया तो मेरा ही जो है गला पकड़ा जाएगा।
उसने भी ओके कर दिया, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर फेडरल सेक्रेटरी, फिर आखिर में मेरे पास आया। तो मैंने जब देखा कि यार इतने लोगों ने लिखा है और कल कुछ हो जाए, कोई टेररिस्ट आ जाए, और आपको पता है ना रॉ की तो इंट्रूजन पाकिस्तान में बहुत है, जी जी। तो उन्होंने कहा है कि फिर तो ज़ियाउल हक साहब को हर अपोजिशन वाले हर चौक पे लटकाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने ये इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ना कहें ये मसला, आप एक वफ्द बनाएं और जो कि इस्लामाबाद में सेक्शन अफसर 17 ग्रेड का बैठा हुआ है उसको जाके मनाएं और उसको कहें कि आप ये नोट ना लिखें, तो मैं फिर अप्रूव कर दूंगा। वो नोट लिख देते हैं, मैं अप्रूव नहीं कर सकता। तो आप अपना वफ्द ले जाए और उनको जाके समझाएं, मुझे ना समझाएं, मैं तो आपके साथ एग्री करता हूं। सर ये बात है, क्या पावर है उस क्लर्क की जिसने वो नोट लिख दिया। मैं भी एक वाकया सुनाता हूँ आपको। एक सरकारी इदारा है उधर ना, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज पे एक लॉ IMF ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर ड्राफ्ट किया और उसके ऊपर कमेंट्री मांगी कि तमाम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज उस पर कमेंट करें कि क्या ये लॉ ठीक है। मेरे पास भी आया, मैंने पढ़ा, उसके अंदर मैंने कोई 150 गलतियाँ निकाली, कम अज़ कम इतनी मोटी 150। और जब मैं उस कंसर्न अदारे में, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो एक अजीब सिचुएशन आ जाती है, उस कंसर्न अदारे के पास गया, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, ऐसे आते रहते, हम कभी भी कमेंट नहीं करते। मैं कहा ठीक है भी। उस रिपोर्ट को मैं कंसर्न मिनिस्ट्री में ले गया। उस मिनिस्ट्री में जाके मैंने जिस बंदे से बात की, हाँ भी ये आप भेजते हैं, कहते जी हमें हुकूमत वक़्त भेजती है कि ये लॉ नया आना है, इसको हमने सबमिशन करनी है, उससे पहले कमेंट आ जाए। मैं क्या अच्छा किसी एक आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जितनी कंपनियां उसमें से किन लोगों ने भेजा? कैसा किसी ने नहीं भेजा। मैं कह चूंकि किसी ने नहीं भेजा तो अब आप क्या करेंगे? अब वो क्लर्क है, वो कहता है सर चूंकि किसी ने भी कमेंट्स नहीं भेजे तो मेरी जो समझ में आएगा मैं वो उसको कमेंट्स बना के खुद एक लेटर बनाऊंगा और मैं उसको कैबिनेट को, नेशनल असेंबली को मैं उधर भिजवा दूंगा, लेटर का जवाब दे दूंगा। मैंने कहा सर ये जो मैंने लिखा, कहते ये ज़िंदगी में, कहता है जी मेरी सर्विस को हो गए हैं कोई 32 साल, पता नहीं कितने, कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी अदारे ने कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया है प्रोफेशनल टू रिपोर्ट टू अस ऑन दिस थिंग। और कहते हैं जी ये मिनिस्ट्री की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी ने किसी लॉ पे कमेंट करके हमें भेजा है। सर ये हालत है हमारे मुल्क में कि एक क्लर्क जो लॉ बन रहा है, जो लॉ ड्राफ्ट हो रहा है, एक मिनिस्ट्री में बैठा क्लर्क बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है जिसकी जो कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हमारे मुल्क में फिर इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ ही बनेंगी, इनकंसिस्टेंट लॉज ही बनेंगे। जब तक कंसिस्टेंट लॉ नहीं आएगा हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। सर अब हमें बताएं कि हमारा कर्ज तो बढ़ रहा है तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ कैसे लाई जाएं, क्या किया जाए? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जो बात करते हैं, चाइना को देखें, इंडिया को देखें, वहाँ पे स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज फल फूल रही हैं, हमारे मुल्क में फल फूल कोई और रहा है। हाँ जी, आपने कहा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बिल्कुल वैलिड और 100% आपने कहा। देखें ना, दुनिया का सबसे बड़े बैंक्स जो हैं, दुनिया के सबसे बड़े बैंक, JP मॉर्गन के बाद जो अमेरिकन बैंक है उसके बाद वो या चाइनीज है या वो इंडियन है। और वो बैंक्स आप देखें वो सारे सरकारी हैं। इंडिया का बैंक है HDFC जो हाउस डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है, जो लोगों को लोन देता है घर बनाने का, उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कोई 200 अरब डॉलर है। हमारा सबसे बड़ा बैंक जो है वो नेशनल बैंक है या मीजान बैंक, MC जो बड़े बैंक हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 मिलियन से भी ज्यादा नहीं है, 600 मिलियन से। और वो बैठे हैं चाइनीज बैंक और इंडियन बैंक्स, 200 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर, ये उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो देखें ना सरकारी हैं, लेकिन वो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडीज कहीं बेहतर है। हमारे देखें ना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, ना प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ना देखें ना गरीबों को जो छोटे छोटे लोग हैं उनको कर्ज दे रहे हैं। जिस तरह आपने सर हमारी सर कैपिटलाइजेशन, अगर हम PTCL की बात करेंगे, उसकी कैपिटलाइजेशन थी कि उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 450 मिलियन डॉलर था। हमने वो एसेट बेच दिया औने पौने, 450 मिलियन डॉलर नेट प्रॉफिट हमने वो औने पौने इत्तिसालात को दे दिया। और उसके बाद आज उसका प्रॉफिट जो रिपोर्ट हो रहा है वो 80 मिलियन डॉलर हो रहा है, लेकिन वो 450 मिलियन डॉलर के फौरन बाद वो लॉस में चला गया क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत उसकी सेल खत्म हो गई। सर अगर आप मेरे कस्टमर हैं
और आप मुझे हर साल $400 मिलियन का प्रॉफिट दे रहे हैं, और आप ही ने मुझे मेरी कंपनी खरीद ली, तो क्या आप इस कंपनी में प्रॉफिट रखेंगे? नहीं, जाहिर नहीं। सर तो हमारे मुल्क में जो प्रॉफिटेबल एंटिटी है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उसके ऊपर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो नज़र रख के बैठते हैं और टारगेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को, इसको हमने खरीदना है। अभी सर जो रिकोडिक के ऊपर आया, जो $1.2 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, वो कहते हैं 15% हमें शेयर दे दें। रिकोडिक की वैल्यू एज पर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वो $1000 बिलियन से लेके $3000 बिलियन तक है। अगर उसके हम 15% शेयर लगाएं 3000 के हिसाब से, 15-45 $450 अरब के शेयर्स बनते हैं उस कंपनी के, और वो हम $1.2 बिलियन में दे रहे हैं। क्या ये क्या हकीकत है, सच? हाँ, ऐसे ही 1. सर ये 0.27% के ऊपर हम $450 बिलियन के एसेट को देने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर कोई पेपरा रूल नहीं है, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सुओ मोटो नहीं है। वो देखे ना, और ये भी तो हमारे वही उन इदारों का कमाल है जो अपने काम तो करते नहीं है लेकिन पराए कामों में टांग अड़ाते हैं। ये भी हमारे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का वो है, उन्होंने इस पे वो लिया, स्टे लिया, फिर रोके रखा, वो गए बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन में गए, पाकिस्तान को आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, $6 अरब का पेनल्टी पड़ी। तो हमारे पास तो $6 अरब का, हमारे पास तो $1 अरब अपना नहीं है। ये जो $9 अरब है ये भी तो सऊदी अरब, चाइना और यूएई के, तो हमारे पास थे नहीं, तो हमने जैसे तैसे थे उनके टर्म्स पे आखिर में शराइत मांगी। सुप्रीम कोर्ट, हमारे इदारों का मसला ये है कि उनकी अपनी चीजें तो ठीक नहीं है, ये वहां पे इंटरफेयर करते हैं जहां पे इनकी एक्सपर्टीज नहीं है। आज मैं देख रहा था कि जो IPI है, ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, उसमें इन्होंने बगैर सोचे समझे पाइपलाइन बिछा दी, रिस्क नहीं देखा कि अमेरिकन इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। आज कल ईरान ने नोटिस भेज दिया, और कितने का नोटिस भेजा है कि अगर आपने इस मंथ इंप्लीमेंट नहीं किया IPI को तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे और $18 बिलियन की पेनल्टी आपको ठोकेंगे। अब $18 बिलियन हमें अपने खाने को नहीं है, तो हम $18 बिलियन ईरान को कहां से देंगे?